आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग समझेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। कल हम लोगों ने बंगाल राज्य और प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। इस क्रांति की पृष्ठभूमि जो है बहुत पहले से ही तैयार हो रहा था। लगभग 100 सालों में, यानी 1857 से 1757 से 1857 तक लगभग 100 वर्षों में अंग्रेजों के तरह तरह की नीतियां से भारतीय जनता परेशान हो रही थी, जिसके कई कारण थे। अलग अलग कारणों से जिसके कई कारण हो जाते हैं, जैसे सामाजिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया, प्रशासनिक कारण है, सैनिक कारण है। चलिए इस सभी कारण को एक एक करके समझते हैं। जिसमें पहला है सामाजिक कारण। भारतीय समाज इसलिए अंग्रेज से परेशान हो गए थे क्योंकि अंग्रेज आया था। उसके बाद सबसे पहले नरबली प्रथा समाप्त किया, उसके बाद बाल विवाह को भी समाप्त कर दिया, और जो बहुत पहले से ही सती प्रथा चल रहा था, यह भी राजा राम मोहन राय के प्रयास से और विलियम बेटिक अंग्रेज गवर्नर जनरल विलियम बेटिक थे, और भारत के तरफ से ये राजा राम मोहन राय, इन दोनों ने मिलकर सती प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। अंग्रेज जो सती प्रथा को समाप्त किया, जिससे भी भारतीय समाज बहुत विरोध करने लगे, और अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह को भी समाप्त कर दिया। सती प्रथा को, विधवा पुनर्विवाह को चालू कर दिया। इसे समाप्त नहीं, इसे तो चालू किया, और सती प्रथा को समाप्त किया, और बाल विवाह को भी समाप्त कर दिया, और जो बच्चा को बलि दिया जाता था वो भी अंग्रेज ने समाप्त कर दिया। तो ये जो नरबली प्रथा है 1843 के अधिनियम से पास हुआ था, और सती प्रथा 1829 में समाप्त हुआ था। और विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में इसके अधिनियम पारित हुए थे। विधवा पुनर्विवाह के अधिनियम कब पारित हुए थे? 1856 में। और उसके बाद है आर्थिक कारण में है कि अंग्रेजों ने भारतीय किसान पर तरह तरह के टैक्स लगाते थे, यानी कर लगाते थे, जिससे क्या हुआ, भारतीय किसान धीरे धीरे गरीब होने लगे, और उनमें एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। तब देखते हैं कि अंग्रेज जो है भारतीय किसान पे कौन कौन सा टैक्स लगाया था। तो जमींदारी कर लगाया था, अस्थाई बंदोबस्त लगाया था, रैयत बाड़ी कर था, और महालबाड़ी कर था। इन सभी कर के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे अलग टॉपिक में। अभी ये समझते हैं कि कौन कौन कितने, मतलब किस तरीका के कर था। तो कौन था? जमींदारी व्यवस्था था, रैयत बाड़ी व्यवस्था, और महालबाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त। इतने प्रकार के किसानों पे टैक्स लगाए गए थे। तो किसान गरीब होने के कारण ये किसान के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना आने लगी। उसके बाद है प्रशासनिक कारण में है कि ये जो डलहौजी की हड़प नीति था, जो लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति लाया था 1856 में, जिसके तहत जौन मंतौन राज्य को हड़प लेता था, जैसे सतारा को हड़प लिया, अवध को हड़प लिया, झांसी को हड़प लिया। ये देखिए, अवध को हड़प लिया कि कुशासन के आरोप लगाकर, कि यहाँ अवध के राजा से बोला कि तुम अच्छे से शासन नहीं कर रहे हो, इसलिए कुशासन के आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया। और उसके बाद झांसी की रानी को बोला दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाएंगे, और झांसी को हड़प लिया। कानपुर को भी हड़प लिया, जगदीशपुर, इस तरह से कई राज्यों को हड़पा था। और नाना साहब के पेंशन बंद कर दिया। नाना साहब के जब पेंशन बंद कर दिया तो इनके मन में भी बगावत की भावना उत्पन्न हो गई, और जो है नाना साहब को धोंधू पंथ कहा जाता है। नाना साहब को क्या कहा जाता है? धोंधू पंथ। तो प्रशासनिक कारण में क्या था? डलहौजी के हड़प नीति, डलहौजी के राज्य हड़प की नीति। प्रशासनिक कारण में क्या था? डलहौजी के राज्य हड़प की नीति। प्रशासनिक कारण में क्या था? डलहौजी के राज्य हड़प की नीति। राज्य हड़प नीति कब आया था? 1856 में। और नाना साहब को क्या कहा जाता है? धोंधू पंथ कहा जाता है। उसके बाद है धार्मिक कारण में था कि अंग्रेज जो हिंदू धर्म के जो नीचे के जाति थे, जिन्हें सताया जाता था, उन सभी के पास ईसाई धर्म के प्रचार करते थे, जिससे क्या हुआ कि उन सब ने ईसाई धर्म को एडॉप्ट कर लिया। एडॉप्ट करने से क्या हुआ कि ईसाई धर्म में ज़्यादा भेदभाव नहीं होता था। तब क्या हुआ? अंग्रेजों ने मास लेवल पर ईसाई धर्म के प्रचार करने लगा। उसके बाद है तकनीकी कारण में
रेल डाक प्रेस, इसका मतलब होता है कि रेल अधिकतर जगह मतलब भारतीय क्षेत्रों में रेल का विकास हो चुका था और जगह जगह पर डाक व्यवस्था भी थी और प्रेस की भी स्वतंत्रता था, तो खबर बहुत जल्द ही फैल जाता था। ये तकनीकी कारण हुआ। रेल, डाक तथा प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रता के कारण रेल बहुत बड़े पैमाने पर बिछ गया था और डाक तार ये सब डलहौजी के कार्यकाल में बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था, जिससे क्या होता था कि विद्रोह बहुत जल्द ही फैल जाता था। और सैनिक कारण उसके बाद है सैनिक कारण में ये था कि भारतीय जो है सैनिक कारण में ये था कि भारतीय सैनिकों को और यूरोपीय सैनिकों के बीच में भेदभाव होता था। भेदभाव में क्या था कि जो खाना दिया जाता था सैनिकों को, वो भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच खाना में भी डिफरेंट था। जो खाना अंग्रेज को दिया जाता था, सेम खाना भारतीय को नहीं दिया जाता था। और उन्हें जो हमारे सिख भाई थे यहाँ पे इंडिया के क्षेत्र में, यहाँ पे जो पंजाब वाला एरिया में सिख भाई थे, उनको उनके धर्म के हिसाब से वो वो अपने धर्म के हिसाब से रहते थे। तो उन सैनिकों को दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया, मूछ रखने पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि पगड़ी भी नहीं बांध सकते हो, हाथ में बाला पहनते थे, ये सब पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब भी कहीं युद्ध होता था तो अंग्रेज भारतीय सैनिकों के अगले कतार में रखते थे, जिससे कि बहुत बड़े लेवल पर भारतीय सैनिकों की जान चली जाती थी। तो ये तो हो गया सैनिक कारण। उसके बाद तत्कालिक कारण क्या था, जिसके कारण एकाएक विद्रोह प्रारंभ हो गया। विद्रोह प्रारंभ होने के कारण था कि अंग्रेज के पास पहले था ब्राउन बेस के राइफल, यानी पहले उसके पास ब्राउन बेस मतलब राइफल था, लोहा का राइफल था। उसके बाद उसे मॉडिफाई करके अंग्रेज़ों ने लाया इनफील्ड राइफल। तो पूछता है कि तत्कालिक कारण क्या था, तो ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल ले आया था। कौन सा राइफल आया था? एनफील्ड। ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर कौन सा राइफल आया था? एनफील्ड राइफल आया था। एनफील्ड राइफल आया था। जैसे ही ये राइफल आया तो अंग्रेज़ों ने ब्राउन बेस के स्थान पर कौन सा आया? एनफील्ड राइफल। अब एक बार रिवीजन करेंगे, बताइएगा कि सामाजिक कारण में क्या क्या था। तो अंग्रेज नरबली प्रथा समाप्त किए थे, बाल विवाह समाप्त किए थे, सती प्रथा समाप्त किए थे और विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट किए थे। ये सामाजिक कारण में आ गया। आर्थिक कारण में क्या है कि जमींदारी व्यवस्था, रैयतबाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, महलबाड़ी, इतने तरह के कर लाए थे जी, ये आर्थिक कारण हो गया। प्रशासनिक कारण में क्या था? डलहौजी के राज हड़प की नीतियाँ, जिसमें सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, जगदीशपुर ये सारे शहर को हड़पा गया था और नाना साहब का पेंशन भी बंद कर दिया गया था। और नाना साहब को क्या कहा जाता है? धोंधू पंथ कहा जाता है। और उसके बाद है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में है कि अंग्रेज ईसाई धर्म के प्रचार करते थे। और तकनीकी कारण में है कि रेल, डाक, प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी दिया गया था। मतलब रेल बहुत बड़े पैमाने पर, रेल, डाक ये सब बहुत मास लेवल पर था, इसलिए विद्रोह बहुत जल्दी फैल जाते थे। और सैनिक कारण यह था कि ये भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक में भेदभाव होता था और सिख सैनिक जो थे उन्हें दाढ़ी, मूछ, पगड़ी और बाला पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तत्कालिक कारण क्या था कि ब्राउन बेस के स्थान पर कौन सा राइफल आ गया? इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल जैसे आया तो बंगाल के सेना में यह अफवाह उड़ गया कि जो नया राइफल आया है जिसमें जो कारतूस है, कारतूस को जो दांत से छील कर उसमें से गोली निकाला जाता था, तो इनफील्ड राइफल में जो कारतूस है उसमें गाय की चर्बी लगा हुआ है और जो मुस्लिम को दिया जा रहा है उसमें सूअर का चर्बी लगा है। मतलब जो कहा कि जो हिंदू को दिया जाने वाले कारतूस में गाय की चर्बी लगा हुआ है और मुस्लिम को दिया जाने वाले कारतूस में सूअर का चर्बी लगा हुआ है। और जो हम लोगों को आटा खाने के लिए दिया जाता है उसमें गाय और सूअर के हड्डी का पाउडर मिला हुआ है।
जिससे क्या हुआ, जब जिससे हुआ कि भारत के सैनिकों में मतभेद होने लगे। ये अफवाह उड़ी थी दिसंबर 1856 को। ये अफवाह कब उड़ा था? दिसंबर 1856 के 1856 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये अफवाह के बारे में कि गाय की चर्बी और सूअर के चर्बी वाले अफवाह कब उड़ा था? तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856 में। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल में एक था बैरकपुर छावनी के 34 सेनाई बटालियन के थे मंगल पांडे 34 एनआई का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री, और 34 जो है ये सैनिकों के ग्रुप होता था और उसे नाम दिया जाता था। उसे ही जैसे किसी क्षेत्र में सैनिकों के समूह मतलब ग्रुप बाय ग्रुप बांट दिया जाता था उसे ही, और प्रत्येक छावनी में एक ग्रुप को रखा जाता था। तो उसी ग्रुप में जैसे 32 जैसे यहाँ पे है 34 एनआई 34 नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन के नेता थे मंगल पांडे। तो उसी तरह से कहीं रहेगा 20 एनआई बटालियन, कहीं 40 एनआई बटालियन। इस तरह से बटालियन को ग्रुप बाय ग्रुप कर दिया जाता था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये बंगाल के बैरकपुर छावनी के थे 34 एनआई बटालियन के थे मंगल पांडे ने इस कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिए। जैसे ही मंगल पांडे कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिए तो अंग्रेज अधिकारियों ने इन पे दबाव बनाने लगा। जब इन पे दबाव अंग्रेज अधिकारियों ने बनाने लगा तो इन्होंने लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। तो अंग्रेज ने क्या किया, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया। 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दिया? फांसी दे दिया। मंगल पांडे किसको मारे थे? लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को। मंगल पांडे किस छावनी के थे? बैरकपुर छावनी के। बैरकपुर छावनी कहाँ है? बंगाल में। और ये चर्बी वाले कारतूस के अफवाह कब उड़ा था? दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में। ये जो मंगल पांडे थे बलिया के रहने वाले थे। मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले थे। और जब इन्हें फांसी दिया गया 8 अप्रैल 1857 के, तो सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और सभी ने मिलकर एक डेट फिक्स किया 30 मई 1857 को। 30 मई 1857 को एक डेट फिक्स किया और जिनको लड़ाई में शामिल होना था उनको इन सभी सैनिकों ने रोटी और कमल के फूल से संदेश भेजवाते थे। ये रोटी और कमल के फूल से संदेश यानी एक कार्ड के तरह होता था। जिस तरह से हम किसी को न्योता देने जाते हैं तो पहले कार्ड भेजते हैं, अगर कार्ड एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब उसे न्योता मंजूर हो गया, कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया इसका मतलब न्योता मंजूर नहीं हुआ। तब इन्होंने संदेश भिजवाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किए थे? रोटी और कमल के फूल। देखिए कहीं कहीं इसका रोटी के बारे में लिख देता है चपाती और कमल के फूल। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चपाती और कमल के फूल, रोटी के जगह क्या लिख देता है? चपाती भी लिख देता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रोटी के जगह चपाती भी लिख सकता है। तो 30 मई 1857 को जब विद्रोह के डेट रखा गया था तो ये बात अंग्रेज को पता चल गया और अंग्रेज भी अपने तरह से तैयार होने लगे। तो क्या किए, 20 एनआई के बटालियन 20 नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन ने 10 मई को विद्रोह प्रारंभ कर दिया। 10 मई को जब विद्रोह शुरू हो गया 20 एनआई के बटालियन 20 नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन ने 10 मई को विद्रोह शुरू कर दिया। और विद्रोह शुरू हुआ मेरठ से। विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। विद्रोह शुरू हुआ कहाँ से? मेरठ से। और मेरठ के आसपास के सभी छावनी के हथियार को लूटकर 11 मई को 11 मई को दिल्ली की ओर चल दिया और 12 मई को दिल्ली पहुँच गए। और दिल्ली पहुँचकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान कर दिया। किनको? बहादुर शाह जफर को। अच्छा बताइए, बहादुर शाह जफर को
बताइए संदेश फैलाने के लिए किसका प्रयोग किया था? रोटी और कमल के फूल। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों से विद्रोह प्रारंभ हो गया। लखनऊ से विद्रोह कर रही थी बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। लखनऊ से विद्रोह कर रही थी बेगम हजरत महल। और नाना साहेब और तात्या टोपे कानपुर से विद्रोह कर रहे थे। नाना साहेब और तात्या टोपे कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से। नाना साहेब तात्या टोपे कानपुर। ये जो नाना साहेब के सेनापति थे तात्या टोपे। नाना साहेब के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे। और तात्या टोपे जो है झांसी की रानी के गुरु भी थे। झांसी के रानी के गुरु कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे झांसी की रानी के गुरु थे और इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। तात्या टोपे के मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे किनका नाम था? तात्या टोपे को। और झांसी से विद्रोह कर रही थी मनुबाई। झांसी से विद्रोह कौन कर रही थी? मनुबाई। मनुबाई के मूल नाम मणिकर्णिका था। मनुबाई के मूल नाम मणिकर्णिका था। ये जो मनुबाई थी, मनुबाई बनारस की रहने वाली थी। इनका जन्म हुआ था बनारस में, लेकिन इनका शादी हुआ ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से। ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से झांसी की ये मनुबाई का शादी हुआ। और उस समय ग्वालियर के राजधानी झांसी थी, तो झांसी की रानी कौन हो गई? मनुबाई हो गई। जब झांसी की रानी मनुबाई के मृत्यु हुआ था तो इनका समाधि को ग्वालियर में बनाया गया था। झांसी की रानी के मृत्यु के बाद उनका समाधि कहाँ बनाया गया था? ग्वालियर में बनाया गया था। तो बताइए झांसी की रानी का झांसी की रानी का नाम क्या था? मनुबाई। मनुबाई के मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। तात्या टोपे के मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे किनका नाम था? तात्या टोपे के। बेगम हजरत महल कहाँ से विद्रोह कर रही थी? लखनऊ से। उसके बाद जहाँ ये मनुबाई के किन से शादी हुआ था? ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से। किससे हुआ था? गंगाधर राव से। पटना से विद्रोह कर रहे थे पीर अली। पटना से विद्रोह कौन कर रहे थे? पीर अली। और बिहार में एक शहर है आरा। आरा के जगदीशपुर गांव से जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर गांव के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया कहाँ से? आरा से। आरा से जब इन्होंने विद्रोह किया वीर कुंवर सिंह, उस समय इनका उम्र 80 वर्ष हुआ था। कितना वर्ष? 80 वर्ष के थे वीर कुंवर सिंह। 80 वर्ष के वीर कुंवर सिंह ने कई जगह पर अंग्रेजों को परास्त कर दिया। और इनका विद्रोह दबाने के लिए लीग्रांड था। इनका विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेजी सेनापति कौन था? अंग्रेज था लीग्रांड। लीग्रांड को इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को लीग्रांड को इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को परास्त कर दिया। तो 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को अंग्रेज ने विजय दिवस भी मनाता है। 23 अप्रैल को अंग्रेज 23 अप्रैल को बिहार सरकार विजय दिवस भी मनाती है। और इनके भाई ये लीग्रांड को हरा दिए थे 23 अप्रैल 1858 के। 23 अप्रैल 1858 को जब लीग्रांड के हरा दिए तो इनके हाथों में गोली लग गया। और गोली लग जाने के बाद इन्होंने अपने हाथ को काट कर गंगा मैया को चढ़ा दिया। अपने हाथ को काटकर गंगा माता को चढ़ा दिए। तो 2-4 दिन के बाद बहुत ज़्यादा रक्त गिरने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और इनके भाई को अमर सिंह नाम था। इनके भाई को गोरखपुर जेल में मृत्यु हो गई। इनको मरने के बाद इनके भाई को पकड़कर गोरखपुर जेल में बंद कर दिया गया। और उसके बाद इनके भाई का भी मृत्यु हो गया। तो बताइएगा क्वेश्चन कि चर्बी वाले कारतूस के बारे में अफवाह कब उड़ा था? दिसंबर 1856 में। बताइएगा कि मंगल पांडे किस बटालियन से संबंधित थे? तो 34 NI बटालियन से। और मंगल पांडे किस छावनी के थे? बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी के कौन थे? मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ने किसको मार दिया? लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 के। और मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? इनका घर था यूपी के बलिया में इनका घर था। नौकरी कहाँ करते थे? बंगाल में नौकरी करते थे। बंगाल के कौन सा छावनी में? बैरकपुर छावनी में। और बताइए ये विद्रोह के डेट कब रखा गया था? 30 मई 1857 को। किससे संदेश दिया जाता था? रोटी और कमल के
फूल से। विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। मेरठ से कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई को। किसने प्रारंभ किया था? 20 नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन ने। और बेगम हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ से। इस विद्रोह मतलब 1857 की क्रांति के विद्रोह कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर कर रहा था। और नाना साहेब तात्या टोपे मिलकर कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से। और सेना ये जो नाना साहेब के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे थे। और झांसी की रानी के गुरु कौन थे? तात्या टोपे थे। और ये तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे। झांसी की रानी, झांसी से कौन विद्रोह कर रही थी? मनुबाई। मनुबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। मनुबाई का घर कहाँ था? बनारस। बनारस में इनका जन्म हुआ था। और शादी कहाँ हुआ था? ग्वालियर में शादी हुआ था। ग्वालियर में। ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से विवाह हुआ था। और ग्वालियर की राजधानी कहाँ थी उस समय? झांसी। अभी वर्तमान में ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर अभी मध्य प्रदेश में। जब झांसी की रानी मरी थी तो उनका समाधि कहाँ बना था? ग्वालियर में। और पटना से विद्रोह कौन कर रहे थे? पीर अली। और बिहार के आरा शहर के जगदीशपुर गांव से कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह के विद्रोह को किसने दबाया था? लीग्रांड ने दबाया था। लीग्रांड ने लीग्रांड के विद्रोह दबाने के क्रम में वीर कुंवर सिंह को कब गोली लग गई थी? 13 अप्रैल 1858 को। और इनके भाई को कहाँ रखा गया था? गोरखपुर जेल में। इतना पढ़ने के बाद हम लोग ये समझते हैं कि किस विद्रोह, कहाँ से कौन विद्रोह कर रहे थे और कौन अंग्रेजी सेनापति दबा रहा था। मतलब कौन सा विद्रोह हम कर रहे थे और अंग्रेजी सेनापति कौन दबा रहा था। तो इसमें है कि विद्रोह दबाने वाले अंग्रेजी सेनापति, क्या? विद्रोह दबाने वाले अंग्रेजी सेनापति कौन दबा रहे थे। तो और किस क्षेत्र से कौन विद्रोह कर रहे थे इसको हम लोग समझेंगे। तो पटना से कर रहे थे पीर अली। पटना से थे पीर अली। जगदीशपुर से थे वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। पटना से पीर अली, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। और इलाहाबाद से विद्रोह कर रहे थे लियाकत अली। इलाहाबाद से लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन विद्रोह कर रहे थे? लियाकत अली। और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। ग्वालियर से थे तात्या टोपे। ग्वालियर से कौन विद्रोह कर रहे थे? तात्या टोपे। ग्वालियर से विद्रोह कर रहे थे तात्या टोपे। झांसी से कर रही थी विद्रोह मनुबाई। झांसी से विद्रोह कौन कर रही थी? मनुबाई, यानी झांसी की रानी। झांसी से विद्रोह कौन कर रही थी? झांसी की रानी या मनुबाई। और लखनऊ से कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल। और कानपुर से नाना साहेब। कानपुर से नाना साहेब। और बरेली से कर रहे थे खान बहादुर खान। बरेली से कौन कर रहे थे? खान बहादुर खान। और दिल्ली से कर रहे थे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, ये जो थे ना बहादुर शाह जफर, इन्हीं का नाम है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। और फैजाबाद से विद्रोह कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से विद्रोह कौन कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला। और फतेहपुर से विद्रोह कर रहे थे अजीमुल्ला। फतेहपुर से विद्रोह कर रहे थे अजीमुल्ला। और असम से कर रहे थे मनीराम। असम से कौन थे? मनीराम। फतेहपुर से कौन थे? अजीमुल्ला। फैजाबाद से अहमदुल्ला। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय। बरेली से खान बहादुर खान। और कानपुर से नाना साहेब। अब इधर समझेंगे कि किस के विद्रोह को कौन अंग्रेज दबा रहा था। तो पीर अली के, जो पटना से पीर अली थे, इनके विद्रोह को बिसेंट आयर दबा रहा था। पीर अली वाला विद्रोह कौन दबाया? बिसेंट आयर। आप ऐसे भी याद कर, पीर अली के विद्रोह को कौन दबा रहा था? बिसेंट आयर। वीर कुंवर सिंह के विद्रोह को दबा रहा था लीग्रांड। वीर कुंवर सिंह के विद्रोह कौन दबा रहा था? लीग्रांड। लीग्रांड ने वीर कुंवर सिंह के विद्रोह को दबाया। और लियाकत अली के विद्रोह को दबाए कर्नल नील। कर्नल नील ने किनके विद्रोह को दबाया? लियाकत अली के। तात्या टोपे के विद्रोह को दबाया हुरोज। तात्या टोपे के विद्रोह को कौन दबाया? हुरोज। और मनुबाई के विद्रोह को दबाया भी हुरोज। देखिए, ग्वालियर और झांसी बहुत कम डिस्टेंस पर है, इसलिए ये दोनों को एक ही अंग्रेज कमांड कर रहे थे, हुरोज और हुरोज। ग्वालियर और झांसी के कौन कमांड कर रहा था? हुरोज। और ये जो बेगम हजरत महल के विद्रोह को कौन दबा रहा था? कैंपबेल। और नाना साहेब के विद्रोह के भी कैंपबेल दबा दिया। ये भी देखिए, दोनों एक ही नाम है। और ये लखनऊ और कानपुर, यहाँ लखनऊ और कानपुर
यूपी में है, ये भी बहुत कम डिस्टेंस पर है। इसलिए ये दोनों का एक ही अंग्रेज कमांड कर लिए, दोनों का एक ही अंग्रेज कैप्टन कमांड कर लिए। उसके बाद खान बहादुर खान के विद्रोह दबाए बिसेंट आयर। खान बहादुर खान के विद्रोह को कौन दबाए? बिसेंट आयर। और बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर जो है, इनका ये देखिए, ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए इनके विद्रोह को 2 अंग्रेज दबा रहे थे, एक निकलसन और दूसरा हडसन। निकलसन और हडसन दोनों मिलकर इनके विद्रोह को दबा रहा था, निकलसन और हडसन। और ये जो मौलवी अहमदुल्ला थे, इनके विद्रोह को दबा रहे थे कर्नल रेंडे। मौलवी अहमदुल्ला के विद्रोह को किसने दबाया? कर्नल रेंडे ने। और अजीमुल्लाह के विद्रोह को दबाया, अजीमुल्लाह को भी विद्रोह को दबाया कर्नल रेंडे ने। देखिए, ये जो है फैजाबाद और फतेहाबाद, ये दोनों भी एक ही जगह है, इसलिए ये दोनों का भी कमांड एक ही आदमी कर दिया, कर्नल रेंडे। तो फैजाबाद से कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। कौन विद्रोह दबाया? कर्नल रेंडे। और फतेहपुर से कौन कर रहा था? अजीमुल्ला। और इसका भी विद्रोह को किसने दबाया? कर्नल रेंडे ने। और असम में मनीराम थे। उसके बाद ये जो विद्रोह दबाने के क्रम में 3 लोगों की मृत्यु हो गया, 3 अंग्रेज कमांडर की मृत्यु हो गया था। एक था कर्नल नील, दूसरा था लॉरेंस, तीसरा हैवलॉक। कर्नल नील, लॉरेंस, हैवलॉक, ये तीनों की मृत्यु हो गया था विद्रोह दबाते हुए। कर्नल नील, लॉरेंस और हैवलॉक, ये तीनों की मृत्यु हो गया था विद्रोह को दबाते समय। उसके बाद 1859 में जब तात्या टोपे को पकड़ा गया, तो तात्या टोपे के मृत्यु के बाद इस विद्रोह को समाप्त माना जाने लगा। कौन सा विद्रोह? 1857 की क्रांति समाप्त माने जा रहे। तात्या टोपे को पकड़वाया था, इन्हीं के एक विश्वासघात किया था इनके साथ इनके मित्र ने। इनके मित्र के ही सहयोग से अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर इनकी हत्या कर दी। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई थी। असफलता के कारण ये 1857 की क्रांति की असफलता के कारण और ये क्रांति के क्या परिणाम हुए थे, इसको हम लोग भी समझेंगे। लेकिन पहले एक बार रिवीजन करते हैं। बताइएगा क्वेश्चन कि ये 1857 की क्रांति जो है इसका सामाजिक कारण क्या था? तो अंग्रेज ने नर बलि प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह को प्रारंभ किया था और ये सभी को समाप्त किया था, इसलिए। और आर्थिक कारण 1857 के क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक कारण था कि जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त, महलबाड़ी, इतने प्रकार के कर लाए थे, इसलिए ये आर्थिक कारण हुआ। प्रशासनिक कारण में है लॉर्ड डलहौजी के राज हड़प की नीतियाँ। सतारा को हड़पा गया, अवध को हड़पा गया और झांसी को हड़पा गया। उसके बाद नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया। नाना साहब को धोंधू पंथ कहा जाता है। और धार्मिक कारण क्या था? कि ईसाई धर्म के प्रचार करते थे ये लोग। और तकनीकी कारण था कि रेल, डाक, प्रेस मास लेवल पर फैल जाने के कारण विद्रोह की बातों जल्दी लोगों के पास पहुंच जाती थी। और सैनिक कारण है कि भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिक में भेदभाव होता था। और जो सिख सैनिक थे उनको दाढ़ी, मूंछ, पगड़ी रखने पे प्रतिबंध लगाया जाता था। तत्कालीन कारण ये था कि ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल आ गया था। उसके बाद गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी के बारे में अफवाह उड़ गया था भारतीय सैनिकों में। ये अफवाह कब हुई थी? दिसंबर 1856 में। बंगाल के थे बैरकपुर छावनी के 34 सेनाई बटालियन के मंगल पांडे थे। इन्होंने बताइए कि ये मंगल पांडे किस बटालियन के थे? 34 सेनाई बटालियन। कौन सा छावनी के थे? तो बैरकपुर छावनी। इन्होंने इन पर जब दबाव बनाने, इन्होंने ये चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया, तो जिससे अंग्रेज़ों ने इन पर दबाव बनाने लगा था। इन्होंने लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दिया। बताइए कि
बताइएगा कि मंगल पांडे को फांसी कब लगा था? 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। और बताइए मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? यूपी के बलिया के रहने वाले थे। और विद्रोह के डेट कब रखा गया था? 30 मई 1857 के। किस प्रतीक से संदेश भिजवाया जाता था? रोटी और कमल के फूल से। रोटी और कमल के फूल से। बताइए विद्रोह मेरठ से कब प्रारंभ हो गया? 10 मई को प्रारंभ हो गया। किसने प्रारंभ किया? बी सेनाई के बटालियन ने। और यहाँ का मेरठ के जो छावनी का हथियार था उसे लूटकर भारतीय सैनिकों ने कहाँ चल दिया? दिल्ली। और दिल्ली कब पहुँच गया? 12 मई को। 12 मई को पहुँचकर ये बहादुर शाह जफर को नेतृत्व प्रदान कर दिया। लखनऊ से कौन विद्रोह कर रही थी? बेगम हजरत महल। नाना साहब कहाँ से कर रहे थे? नाना साहब तात्या टोपे कानपुर से कर रहे थे। बताइए नाना साहब के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे। और झांसी की रानी के गुरु कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे झांसी की रानी के गुरु थे। और झांसी की रानी का मूल तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। बताइएगा कि झांसी की रानी मनुबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। झांसी की रानी का ये जो मनुबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। शादी कहाँ हुआ था? ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से। और बताइएगा कि ग्वालियर की राजधानी कहाँ थी? झांसी थी। और जब झांसी की रानी मरी थी तो उनका झांसी की रानी के मृत्यु के बाद उनका समाधि कहाँ बना था? ग्वालियर में बना था। और ये जो पटना से कौन विद्रोह कर रहे थे? पीर अली। और आरा के जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह के विद्रोह को किसने दबाया था? लीग्रांड ने। और लीग्रांड को वीर कुंवर सिंह कब पराजित किए थे? 23 अप्रैल 1858 को। और इनके भाई को कौन सा जेल में बंद किया गया था? वीर कुंवर सिंह के भाई को कौन सा जेल में बंद किया गया था? गोरखपुर जेल में। वीर कुंवर सिंह के भाई का नाम अमर सिंह था। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन बताइएगा, पटना से कौन थे? पीर अली। जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। ग्वालियर से कौन थे? तात्या टोपे। झांसी से कौन थे? मनुबाई। लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल। कानपुर से थे नाना साहेब। बरेली से थे खान बहादुर खान। और दिल्ली से थे बहादुर शाह द्वितीय। और फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। और फतेहपुर से थे अजीमुल्लाह। असम से थे मनीराम। और पीर अली के विद्रोह को कौन दबा रहे थे? बिसेंटायर। वीर कुंवर सिंह के विद्रोह को कौन दबा रहा था? लीग्रांड। और लियाकत अली के विद्रोह को कौन दबा रहा था? कर्नल नील। तात्या टोपे के विद्रोह को दबा रहा था हुरोज। और मनुबाई के विद्रोह को दबा रहा था भी हुरोज। और बेगम हजरत महल के विद्रोह को कौन दबाया? कैंपबेल ने। नाना साहब के विद्रोह का भी कैंपबेल ने। खान बहादुर खान के विद्रोह को किसने दबाया? बिसेंटायर ने। बहादुर शाह द्वितीय के विद्रोह को किसने दबाया? निकलसन और हडसन ने। मौलवी अहमदुल्ला के विद्रोह को किसने दबाया? कर्नल रेंडे ने। फतेहपुर के विद्रोह अजीमुल्लाह के विद्रोह को किसने दबाया? कर्नल रेंडे। और असम के से कौन विद्रोह कर रहे थे? मनीराम। उसके बाद बताइएगा कि कर्नल नील, लॉरेंस और हैवलॉक, इन तीनों को विद्रोह दबाने के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। और 1859 में जब तात्या टोपे की मृत्यु हो गया तो यह विद्रोह पूरी तरह से समाप्त समझे जाने लगा। उसके बाद पढ़ते हैं इसकी असफलता के कारण कि 1857 की क्रांति क्यों असफल हुआ था। चलिए तो अब हम लोग उससे आगे समझते हैं कि 1857 की क्रांति जो है असफल क्यों हुआ। तो असफल होने का इसका कई रीज़न था, जिसमें पहला था कि यह जो विद्रोह है 1857 की क्रांति पूरे भारत में फैला ही नहीं, दक्षिण भारत इससे अछूता रह गया। दक्षिण भारत में यह विद्रोह नहीं फैल पाया। और दूसरा कारण यह है कि इसमें जो शिक्षित लोग थे वो तटस्थ रहे। शिक्षित लोग ज़्यादा भाग नहीं ले पाए, मतलब तटस्थ रहे, शिक्षित लोग इसमें भाग ही नहीं लिए। और तीसरा कारण यह था असफल होने का कि इसमें जो है राजपूत और सिंधिया, राजपूत और पंजाब के क्षेत्र में थे राजपूत और सिंधिया, इन्होंने अंग्रेज़ों को साथ दे दिया। भारतीयों को साथ न देकर अंग्रेज़ों के साथ दे दिया, जिससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ जीत गए। और असफल
असफलता के कारण चौथा यह है कि हमारे यहाँ हथियार की कमी था। हमारे पास हथियार के बहुत कमी था, नया नया हथियार नहीं था। वही अंग्रेज के पास एकदम लेटेस्ट लेवल का, एकदम न्यू आधुनिक लेवल का हथियार था। क्या था? हथियार। और असफलता के एक कारण यह भी था कि हमारे यहाँ संगठन का भी अभाव था और नेतृत्व के कमी था। मतलब कोई मास लेवल पर नेतृत्व करने वाले नहीं थे, नेतृत्व के भी कमी था। और क्या हुआ कि जीनत महल ने अपनी सारी गोपनीय सूचनाओं अंग्रेज़ों को दे दिया और अंग्रेज़ ने क्या किया, बहादुर शाह जफ़र को पकड़कर बहादुर शाह जफ़र को हुमायूं के मकबरा के पास पकड़कर इन्हें रंगून भेज दिया। रंगून, देखिए रंगून जो है बर्मा की राजधानी है। रंगून कहाँ है? बर्मा की राजधानी। अभी जो वर्तमान में म्यांमार है उसे ही पहले बर्मा कहा जाता था। म्यांमार के पुराना नाम क्या था? बर्मा। और बर्मा की राजधानी कहाँ थी? रंगून। बर्मा की राजधानी कहाँ थी? रंगून। रंगून में इन्हें बहादुर शाह जफ़र को भेज दिया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गया। जीनत महल ने सारी गुप्त सूचना किसको दे दिया? अंग्रेज को। तो अंग्रेज ने क्या किया? बहादुर शाह जफ़र को पकड़ लिया। कहाँ पकड़ा? हुमायूं के मकबरा के समीप। और इनका मृत्यु कहाँ हो गया? वहीं रंगून में, यानी म्यांमार के राजधानी रंगून में ही उनका मृत्यु भी हो गया। और एक असफल होने का कारण यह भी था कि जो किन्हीं में भी देश प्रेम की भावना नहीं थी। सब अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। क्या? अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। जिसमें बेगम हजरत महल को अवध छीना गया था, इसलिए लड़ रही थी। नाना साहब का पेंशन बंद हो गया था, इसलिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया जा रहा था, इसलिए ये लड़ रहे थे। वीर कुंवर सिंह की जमींदारी छीनी गई थी, इसलिए लड़ रहे थे। उसके बाद जब ये विद्रोह समाप्त हुआ तो इलाहाबाद में ये जो विद्रोह अंग्रेज कर रहे थे हर एक जगह से, उन सभी को अंग्रेज कमांड करने के लिए एक आपातकालीन केंद्र बनाया था इलाहाबाद में। अंग्रेज़ों ने सभी जगह के युद्ध को कंट्रोल करने के लिए एक आपातकालीन केंद्र बनाया था। कहाँ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ही जब विद्रोह समाप्त हुआ उसके बाद 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी का घोषणा पत्र आया। महारानी के घोषणा पत्र कब आया? 1 नवंबर 1858 के। कहाँ आया? इलाहाबाद में आया, जिसे पढ़कर कैनिंग ने सुनाया। इलाहाबाद में ही कैनिंग ने महारानी के घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। कब आया? 1 नवंबर 1858 के। इस घोषणा 1 नवंबर 1858 के घोषणा पत्र आया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब आया था, तो 1 नवंबर 1858 को आया था। उसके बाद क्या इस घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ था? इसमें लिखा हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जाता है। इस घोषणा पत्र में क्या था कि इस घोषणा पत्र में था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय के पद कर दिया गया और वायसराय से ऊपर एक सचिव को बैठाया गया। गवर्नर जनरल के पद समाप्त हो गया और वायसराय का पद प्रारंभ हो गया और वायसराय से ऊपर एक सचिव को बैठाया गया। जैसे देखिए, इस समय अगर 1857 की क्रांति के समय ये गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। तो कैनिंग को अब गवर्नर जनरल ना कहकर क्या कहा जाएगा? वायसराय। तो प्रथम वायसराय कौन थे? प्रथम वायसराय कौन बने? कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन बने? कैनिंग बने प्रथम वायसराय। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर महारानी ने अपने हाथों में भारत का शासन ले लिया। भारतीय शासन किसके हाथ में चल गए? रानी यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चल गया। भारतीय शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चल गया। उसके बाद एक घोषणा पत्र में यह भी लिखा हुआ था कि हम नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे, नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करने की बात कही गई थी। तो बताइए घोषणा पत्र में क्या क्या बात कही गई थी? कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जाता है, गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय के पद को लाया जाता है और भारत के शासन महारानी के हाथों में यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। और घोषणा पत्र में यह भी था कि नया क्षेत्र पर अब अंग्रेज कब्जा नहीं करेंगे। जिस समय 1857 की क्रांति हुआ था उस समय ब्रिटेन के PM पाम स्टर्लिंग थे।
पाम स्टर्लिन ब्रिटेन के पीएम थे। और क्रांति समाप्त होने के बाद 2 कमीशन का गठन हुआ, एक रॉयल कमीशन, एक पील कमीशन। कौन सा? एक रॉयल कमीशन और पील कमीशन। रॉयल कमीशन में भारतीय सेनाओं का विभाजन किया गया 2 आधार पर, एक धर्म के आधार पर, दूसरा जाति के आधार पर। तो रॉयल कमीशन में भारतीय सेना का विभाजन किया गया धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर। धर्म के आधार पर सिख रेजिमेंट को बनाया गया, जाति के आधार पर गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, पठान रेजिमेंट, सब अलग अलग रेजिमेंट को बनाया गया। और पील कमीशन ने यह सिफारिश किया कि भारतीयों को भारतीय सैनिकों में यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी जाए। भारतीय सैनिकों में यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी जाए और ब्राह्मण की संख्या और राजपूत की संख्या घटा दी जाए। पील कमीशन ने क्या सिफारिश किया कि यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी जाए और ब्राह्मण और राजपूत की संख्या को घटा दी जाए और नेपाली, गोरखा, पठान ये सभी की संख्या को बढ़ा दिया जाए। नेपाली की संख्या बढ़ाने के लिए बोला, गोरखा की संख्या बढ़ाने के लिए बोला और पठान की संख्या को बढ़ाने के लिए बोला। उसके बाद इस क्रांति के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मंतव्य दिया। अपने अपने बीडी सावरकर ने इस क्रांति के बारे में बोले कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 की क्रांति के बारे में बीडी सावरकर ने क्या कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। किसने बोला था? बीडी सावरकर ने। और यह हिंदू मुस्लिम संयंत्र का मतलब हिंदू मुस्लिम के एकता का संयंत्र है। ये किसने कि हिंदू मुस्लिम मिलकर संयंत्र रचा है। इस बात को कहे थे जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। यह हिंदू मुस्लिम एकता के संयंत्र किसने कहे थे? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। और टी.आर. होम्स ने कहे थे कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच की लड़ाई है, सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। और आर.सी. मजूमदार कहे थे कि यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। और इस 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण तत्व क्या थे? हिंदू मुस्लिम में एकता। 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण तत्व क्या थे? हिंदू मुस्लिम में एकता थे। हिंदू मुस्लिम में एकता क्या था? हिंदू मुस्लिम में एकता। और उसके बाद क्वेश्चन पूछता है ना कि इस क्रांति में सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा S.N. सेन। 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार थे S.N. सेन। और ये 1857 की क्रांति के समय एक उर्दू कवि थे मिर्ज़ा गालिब। उर्दू कवि कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के रहने वाले थे। आगरा के रहने वाले कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। अब बताइएगा इसका आंसर। अब शुरू से एक बार रिवीजन कीजिए कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या था कि दक्षिण भारत में विद्रोह नहीं फैल सका, शिक्षित लोग तटस्थ रहे, राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों को साथ दे दिया, हमारे यहाँ हथियार की कमी थी, संगठन का अभाव था, नेतृत्व की भी कमी थी। जीनत महल ने सारी गोपनीय सूचना अंग्रेजों को दे दिया, जिससे अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा के समीप पकड़कर रंगून में भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। यह विद्रोह राष्ट्रीय भावना न होकर सभी को आपसी स्वार्थ था, जिसमें बेगम हजरत महल को अवध छीना गया था इसलिए लड़ रही थी, और नाना साहब का पेंशन बंद हुआ इसलिए लड़ रहे थे। गांधी झांसी की रानी को दत्तक पुत्र का राजा नहीं बनाया गया इसलिए लड़ी थी। वीर कुंवर सिंह के जमींदारी छीना गया था इसलिए लड़ रहे थे। हाँ, ये 1857 की क्रांति का आपातकालीन केंद्र कहाँ बनाया गया था? इलाहाबाद। इलाहाबाद में आया। इलाहाबाद में ही महारानी के घोषणा पत्र आया। कब आया? 1 नवंबर 1858 को, जिसे किसने पढ़ा? कैनिंग ने पढ़ा। और इस घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ था कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जाता है और गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पोस्ट दिया जाता है, और वायसराय से ऊपर एक सचिव को नियुक्त किया जाएगा,
और भारतीय शासन किसके हाथ में चल गया? रानी यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चल गया। और चौथा था कि ब्रिटिश नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे। उसके बाद जब ये 1857 की क्रांति हुआ था तो पीएम कौन थे? पाम स्टर्लिन थे। 2 कमीशन का गठन किया गया। 1857 की क्रांति जब समाप्त हुआ तो 2 कमीशन का गठन किया गया। पहला रॉयल कमीशन था, दूसरा पील कमीशन था। रॉयल कमीशन में विभाजन धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर होता था। मतलब रॉयल कमीशन ने ये सैनिकों का विभाजन 2 आधार पर किया, एक धर्म के आधार पर, दूसरा जाति के आधार पर। धर्म में सिख रेजिमेंट और जाति में गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। और पील आयोग ने यह सिफारिश किया कि भारतीय सैनिकों में यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी जाए और ब्राह्मण की संख्या घटा दी जाए और राजपूत की भी संख्या घटा दी जाए। गोरखा, पठान और नेपाली की संख्या बढ़ाने के लिए कौन सा कमीशन कहा था? पील कमीशन। अच्छा, 1857 की क्रांति के बारे में बी डी सावरकर ने क्या कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा कि यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। किसने कहा? जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने। और टी.आर. होम्स ने क्या कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था। किसने कहा? टी.आर. होम्स ने। आर.सी. मजूमदार क्या कहें कि यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। और 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण तत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता था। और इस क्रांति में सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन थे। एस.एन. सेन। और क्वेश्चन पूछता है कि ये मिर्जा गालिब ये पूछता है कि 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब आगरा के रहने वाले थे। मिर्जा गालिब कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।